अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं जो क्लास 10 से है, तो जो रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो उन मेथड को फॉलो करने से पहले कुछ नेसेसरी थिंग्स होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर लागू करना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर पैरेंथेसिस की सूरत में आ जाती है या ऐसी सूरत में आ जाती है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। अगर फ्रैक्शन की सूरत में है फिर भी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद हम उस पर जो हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, मुख्तलिफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो हम यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा उस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है: ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बारे में हम पहले ही लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, फ़िलहाल मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जिसमें हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास मैंने इसी क्वेश्चन नंबर 1 से लिया है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। रिहर्सल फिर एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसके अंदर x की वैल्यू स्किप हो जाती है। x की वैल्यू स्किप हो जाती है, मतलब सिर्फ x² और कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ होती है, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें, 2 पैरेंथेसिस दी गई हैं। इन 2 पैरेंथेसिस के आगे ये -7 है। अब रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स, हमने इन इक्वेशंस को लेकर आना है इस तरीके से, ठीक है, कि हमारे पास इसकी इक्वेशंस की राइट साइड पर 0 होना चाहिए और ax² की सिर्फ स्क्वायर x² की जो सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, x की भी एक ही टर्म होनी चाहिए और c की भी एक ही टर्म होनी चाहिए। मतलब हम उनको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू इनकी बचे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, हमें ज़ाहरी तौर पर ये देखें कि हमें x² की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि हमें स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस के बारे में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जो सेकंड डिग्री के हो। तो सेकंड डिग्री के लिए नेसेसरी है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपोनेंट 2 की सूरत में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ पर तो 2x के ऊपर 2 है ही नहीं, सिर्फ x और x है। तो स्टूडेंट्स, ये पैरेंथेसिस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये -7 है। तो यहाँ पर इस जो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ हैं, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन सीख कर रहे हैं। अगर 2 पैरेंथेसिस आपस में इस तरीके से दी गई हों कि उनके दरमियान कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा। अब ये देखें कि हमारे पास ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, इस x को अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा x² और इस x को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -3x हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर कोफिशिएंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे हमारे पास इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसके साथ भी कुछ नहीं है, 1 है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 ज़र 1 हो गया। x से मल्टीप्लाई हुआ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2x²। अब इस x ने इस 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आता है। जब माइनस और
मल्टीप्लाई प्लस होता है, फिर भी जवाब हमारे पास क्या होता है माइनस में। जब दो डिफरेंट साइंस के वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा जवाब माइनस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर एक जैसी वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस जवाब प्लस में चला जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्लस में चला जाएगा। दो एक जैसे साइन वाली वैल्यू अगर स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो प्लस में चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, अब इस x ने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो डिफरेंट साइन हो गया, इसकी वजह से ये माइनस का साइन आ गया। अब 7 ने भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। 7 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, 7 की लेफ्ट साइड पर प्लस का साइन है, मतलब ये आगे वाले साइन चेंज नहीं करेगा। जो वैल्यू नेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर साइन पोजेस करती हैं, हमने उन्हीं के साइन ही यूज़ करने हैं। अब 7 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 7x हो गए, और उसके बाद 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़र हमारे पास कितने हो गए 21, लेकिन माइनस के 21 और इक्वल टू कितने हो गए -7। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें सिर्फ x स्क्वायर की एक वैल्यू चाहिए, x की भी एक ही वैल्यू चाहिए और कांस्टेंट की भी एक ही वैल्यू चाहिए। लकीली हमारे पास x स्क्वायर की तो एक वैल्यू मौजूद है, ठीक है, लेकिन x की हमारे पास 2 टर्म्स हैं और कांस्टेंट की भी 2 टर्म्स हैं। इनको एक ही टर्म्स करना है कि हम इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करते हैं ताकि हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये देखें -3x प्लस के 7x, अगर इन दो वैल्यू को मैं आपस में सॉल्व करूं तो माइनस के 3 है प्लस के 7 है, तो प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 4x, और ये माइनस के 21। स्टूडेंट्स अगर मैं -7 को इक्वल की इस साइड पर लेकर आऊं तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर, जब हम किसी वैल्यू को इक्वल की इक्वेशंस की एक साइड से दूसरी साइड मूव कराना चाहते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो वैल्यू माइनस पोजेस करती है तो दूसरी साइड पर वो पॉजिटिव की हो जाएगी, अगर पॉजिटिव पोजेस करती है प्लस का साइन पोजेस करती है तो दूसरी साइड पर नेगेटिव का साइन उसका हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस -7 को इस साइड पर ले जाऊं तो -7 पोजेस कर रहा है, -7 जो है वो पोजेस कर रहा है माइनस का साइन, तो यहाँ पर आकर ये प्लस का साइन हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, 2 रिक्वायर्ड चीज़ें थी कि हमारे पास x स्क्वायर की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, x की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड ये चीज़ें थी कि हमें लेफ़्ट साइड पर ये चीज़ें चाहिए थी। राइट साइड पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आने के लिए 0 चाहिए था, ये देखो 0। अब मैंने एक चीज़ तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आने के लिए पूरी कर ली कि हमारे पास राइट साइड पर मैंने 0 ले आया मैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हासिल कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें कि x स्क्वायर, इसकी भी एक ही टर्म बच गई, प्लस के हमारे पास क्या हो गया 4x, और देखें स्टूडेंट्स -21 प्लस 7 तो हमारे पास क्या आ गया -14 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी क्या थी, इस वैल्यू की जो हमारे पास इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के जो हमारे पास ये पैरेंथेसिस दी गई थी, तो दोनों पैरेंथेसिस दी गई थी, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्टूडेंट्स ये देखें कि शुरू में हमें x स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। अब ये देखें x स्क्वायर भी मौजूद है, 4x भी मौजूद है, और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इंडिकेट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x की वैल्यू स्किप हो जाएगी तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ जाएगी, अगर स्किप नहीं होती तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो क्वेश्चंस के अंदर भी यही बताया गया है कि पॉइंट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ हमने ये बताना है कि जहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी सिर्फ उसके लिए हमने लिखना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास मेथड नंबर 1 था, क्योंकि हमने 2 पैरेंथेसिस अगर दी गई हों तो उस तरह की जो हमारे पास क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं है इस बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, किसी भी जगह ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को इस तरीके से जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी, मल्टीप्लिकेशंस हो रही होंगी, उनको सिंप्लीफाई करके आप सबसे पहले इस पोजीशन में लेकर आएंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप डिसीजन करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब मेथड नंबर 2 की तरफ आप चलते हैं। तो ये तो हमारे पास पैरेंथेसिस थी, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसको किस तरीके से इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है लेकिन फ्रैक्शन की सूरत में दी गई है कि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म भी हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं ये हमारे पास
होल नंबर्स हैं, मतलब हमारे पास इनके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल्स यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास होल नंबर ये यूज़ हुए हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस की सूरत होती है, अगर नीचे होल नंबर्स हों तो हम उनका सिंपली एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मीन क्या होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका एलसीएम निकल आता है। तो दूसरे जो हमारे पास आम मेथड है, जो हम पीछे 5th 4th 6th में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम 3 और 7 को इस तरीके से लेकर इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 1 ज़र 3, 7 और 7 हमारे पास 1 ज़र, ये हमारे पास हो गया 7। तो 3 × 7 = 21। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। या शॉर्ट तरीका ये होता है कि आपने ये देखना है कि होल नंबर जो नीचे यूज़ हुए हैं क्या वो प्राइम नंबर हैं। अगर वो प्राइम नंबर है तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसका एलसीएम आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी वैल्यू पर डिवाइड नहीं होते, लिहाजा वो आपस में मल्टीप्लाई होकर ही उनका एलसीएम निकल आएगा। तो ये देखें 3 और 7 हमारे पास यूज़ हुए हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना होता है? 3 7 ज़र कितने हो गए? 21। तो स्टूडेंट्स हम ये हमारे पास जब 21 आया तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ है, इस एलसीएम को हम इन इक्वेशंस की दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से दोनों साइडों पे। एलसीएम हमारे पास कितना है? 21। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास इसमें टोटल 3 टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, ये एक टर्म, 2 टर्म्स और ये तीसरी टर्म। अब ये 21 जो है वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 21 को पहले हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली टर्म से हमारे पास क्या है? x² और +4 ओवर हमारे पास हो गया 3, और उसके बाद माइनस हम लगाएंगे 21 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x/7 के साथ, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 21 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो रहा है? 1 के साथ। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे जो डिनोमिनेटर्स है वो इस एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र हो गया 21, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र हो गया 21। स्टूडेंट्स ये 7 इन पैरेंथेसिस से अंदर मल्टीप्लाई होगा। 7 इस x² से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? 7x², और उसके बाद 7 अगर इस 4 से मल्टीप्लाई हो तो 7 4 ज़र हो गया 28। तो स्टूडेंट्स इस -3 ने मल्टीप्लाई होना x के साथ हम क्या लिखते हैं? -3x और = 21। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है कि इसकी जो इक्वेजन है उसकी राइट साइड पर हमें 0 चाहिए, और बाकी हमारे पास x² में, x में और कांस्टेंट में हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? इसको अरेंज करके लिखते हैं 7x² और माइनस के हमारे पास कितने हो गया? 3x। कॉन्स्टेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस के 28, और ये 21 को अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ तो माइनस के 21 हो जाएंगे, -21 = 0। तो रिक्वायर्ड फॉर्म में जो हमारे पास एक वैल्यू थी 0 वो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम इस जो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हमारे पास जो लाइक वैल्यूज़ हैं वो आपस में सॉल्व होती हैं या नहीं होती। लकली हमारे पास x² की सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हम इसको लिखते हैं 7x², माइनस हमारे पास हो गया 3x और प्लस के 28 माइनस के 7, तो प्लस के हमारे पास हो गया 7 = 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से आई कि यहाँ पर भी x मौजूद है, स्किप नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ भी हमारे पास क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो ये हमारे पास मेथड नंबर 2 था कि जब हमारे पास पहला मेथड क्या था? जब हमारे पास वैल्यूज़ पैरेंथेसिस की सूरत में दी गई हों तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उनको किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। और दूसरा मेथड ये था कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शंस की सूरत में हों तो उन फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर्स को, जो डिनोमिनेटर्स पोजेस करती हैं उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आना है। तो ये 2 मेथड हो गए, और उसके बाद आज हम आज का तीसरा मेथड जो हमारे पास लास्ट मेथड है उसके बारे में सीखते हैं, जिसमें जो लास्ट मेथड है उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो होल नंबर्स के साथ साथ हमारे पास उसके वेरिएबल्स भी यूज़ हुए हैं। मतलब हम उसको कह सकते हैं ओपन स्टेटमेंट की सूरत में ये यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 करूँ तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में दी गया x/x + 1, x ओवर हमारे पास हो गया x + 1, और साथ हमारे पास दिया गया है प्लस x + 1/x प्लस x + 1/x और = 6। स्टूडेंट्स इस तरह की अगर हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, अब पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स है वो होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स को तो हम काफ़ी अरसे से सॉल्व कर रहे हैं, 6 में, 7 में, 8 में, हमने 9th में भी काफ़ी जगह हमने इनका एलसीएम निकाला। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ओपन स्टेटमेंट की सूरत में आ गए हैं जहाँ पर होल नंबर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ हमारे पास वेरिएबल्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर
फ्रैक्शंस आ जाएँ तो उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट सिंपली है, हम इनका भी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर 9th के अंदर आपने सीखा है कि आपने एलसीएम कैसे निकालना होता है, कि एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एलसीएम निकल आता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इन दो डिनोमिनेटर्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन है। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ x है तो स्टूडेंट्स ये कह लेते हैं कि इधर भी तो x मौजूद है, कॉमन हो गया। नहीं बेटा, इस तरीके से कॉमन नहीं आएगा। कि हम क्या करेंगे, ये x है तो हमें इसमें से एक अलहदा x चाहिए, क्योंकि ये टोटल ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये एक अलहदा टर्म है, ये एक अलहदा टर्म है, और ये हमारे पास एक ही टर्म्स है। हमें टोटल एक ही पैकेज चाहिए जो दोनों में हमारे पास अलग-अलग। अगर यहाँ पर x है तो इसके साथ x अलग होना चाहिए, कि मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से x होगा तो फिर ये x और ये x कॉमन हो सकते हैं। अगर ये x इस तरीके से मौजूद है तो ये तो हमारे पास दो टर्म्स होंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर x होता तो फिर मैं इसको कॉमन ले सकता। ये दोनों ही हमारे पास नॉन कॉमन है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आएगा। या दूसरे तौर पर जैसे हमने होल नंबर्स के अंदर देखा था कि ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या है कि प्राइम नंबर्स की सूरत में है, तो प्राइम नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका एलसीएम निकल आता है। तो x+1 और x को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास इसका एलसीएम निकल आएगा। तो हम सिंपली लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स x इंटू x+1, और ये पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x ओवर x+1। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हो गया इसका x इंटू x+1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 ओवर x के साथ। और स्टूडेंट्स इक्वल की दूसरी साइड पर भी x इंटू x+1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम के साथ ये पहली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, फिर हमने एलसीएम दूसरी टर्म के साथ लिखा, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, फिर एलसीएम हमने यहाँ पर लिखा और ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशंस हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास x+1 से ये x+1 कैंसिल हो गया और यहाँ x से x कैंसिल हो गया। तो इन वैल्यूज़ को देखें, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x² आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें प्लस ये x+1 हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये x+1 हो गया, और इक्वल टू ये 6 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6x इंटू हमारे पास क्या आ गया, x+1 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें कि ये दो पैरेंथेसिस आ गई हैं। इन दो पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख चुके हैं कि दो पैरेंथेसिस अगर दी गई हो तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखते हैं x², और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो जाएगा, प्लस ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ठीक हो गया। +1 स्टूडेंट्स इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1x x हो गया और +1 ज़र 1, और उसके बाद हमारे पास क्या है 6x से मल्टीप्लाई हो रहा था 6x² और उसके बाद 6x इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस के हमारे पास क्या हो गया 6x। स्टूडेंट साइन का हमारे पास आपने ख्याल रखना है कि अगर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये पैरेंथेसिस से बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, अगर पैरेंथेसिस से बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं हो गए। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें ये x² है, ये x² है तो हमारे पास क्या आ गया 2x², और ये प्लस के x और प्लस के x हमारे पास क्या हो गया प्लस के 2x, और प्लस हमारे पास 1 इक्वल टू हो गया 6x² और प्लस हमारे पास हो गया 6x। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यूज़ आई, वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आई, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 और 1 कितना हो गया 2x², और उसके बाद x और x कितना हो गया 2x + 1 इक्वल टू 6x² और प्लस हमारे पास कितना हो गया 6x। अब हमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर 0 चाहिए और बाकी वैल्यू जितनी भी टर्म्स हैं हमें एक टर्म्स चाहिए। अब क्या करते हैं कि ये 6x² बड़ी वैल्यू है, ये 2x² छोटी वैल्यू है, हम इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर मूव करा के जाते हैं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स ख्याल रखा करें कि जो वैल्यू x² की अगर बड़ी है तो छोटी वैल्यू को उसी तरफ ही मूव करा दिया करें, क्योंकि 6x² को अगर मैं इस साइड पर मूव कराऊंगा तो हमारे पास जवाब जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, फिर भी हमें उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जिस साइड पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोफिशिएंट बड़ा है हम उसी साइड पर दूसरी वैल्यू को लेकर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ही लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि ये 6x² और प्लस के 6x। अब स्टूडेंट्स ये देखें ये 2x² अगर इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये 2x भी नेगेटिव का हो जाएगा, 1 भी हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं -2x² माइनस के 2x और -1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमने रिक्वायर्ड जो हमारे पास इस साइड पर 0 चाहिए था वो 0 हमारे पास आ गया। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, ये 6x² में से 2x² अगर हम निकाल लें तो बाकी हमारे पास क्या हो गया 4x², और 6x में से अगर 2x निकाल लें तो प्लस के हमारे पास हो गया 4x और माइनस हमारे पास 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में भी हमने पॉइंट आउट करना था
कि ये वैल्यूज़ हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या हमारे पास इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो स्किप होनी चाहिए और बाकी सिर्फ x² और कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने तीनों क्वेश्चंस किए उनके अंदर x की वैल्यू आ रही थी, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पॉइंट आउट करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 मेथड सीखे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ इस तरीके से पैरेंथेसिस की सूरत में हो, उनको आपस मल्टीप्लाई करके कैसे स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आया जाता है, या हमारे पास इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर फ्रैक्शन की सूरत में हो तो हम उसको किस तरीके से स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं, और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अगर होल नंबर्स में हो। तो उसका अगला मेथड है हमारे पास, थोड़ा सा उसने कम्प्लिकेट करके हमको दिया है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर ओपन स्टेटमेंट में हो। ओपन स्टेटमेंट मीन ये होता है कि वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट भी अगर यूज़ हो रहे हों तो हम उन वैल्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के हमने 3 मेथड सीखे। तो स्टूडेंट्स आप मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें ताकि ये चीज़ें आगे जाकर आपको फर्दर जो है वो फ़ायदा दें। सिर्फ रट्टा लगाना, मैथ के अंदर रट्टा नहीं होता, आपने सिर्फ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखना है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो इससे अगले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस के बारे में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली मेल करके उससे बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।